और मेरा ये सवाल था कि एवोल्यूशन एवोल्यूशन के जरिए मतलब कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों को मट्टी से बनाया, जबकि एवोल्यूशन कहता है कि इंसान मट्टी से नहीं बना है, जबकि हम इंसान जो है सिंगुलर सेल से इवॉल्व होते बंदर से फिर इंसान बने, बंदर से इंसान नहीं बने हैं, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर रहा था जिसके जरिए हम लोग इंसान बने हैं। तो फिर यहाँ पर तो कुरान की आयत तो गलत कह रही है। शेख सरफराज, आप पहले अपने पॉइंट्स बताना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो कुरान मजीद में जब ये कहा गया कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, तो उससे मैं पहली चीज तो समझ रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, और हजरत आदम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से बनाया था। अब ये वो चीज है जो ईमान बिल गैब में से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा किए गए, कैसे पैदा किए गए, इसको जानने का हमारे पास मुशाहदती एक बात से कोई सोर्स नहीं है कि हमने वो चीज देखी हो। कुछ चीजें वो होती हैं शरीयत की जो हमारे आंखों के सामने होती है, हम उनके तजर्बा करके उस तक के पहुंच सकते हैं, या अपने मुशाहिदे से पहुंच सकते हैं, अपनी लेबोरेटरी में चेक करके पहुंच सकते हैं। जैसे अभी ये जो आसमान और जमीन के एक होने की बात हुई, कुछ चीजें वो होती हैं जिसका ताल्लुक उमूर गैबिया से होता है, आलम गैब से होता है, अनसीन वर्ल्ड से होता है। ये अनसीन वर्ल्ड है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। तो जब हम ये देखते हैं कि कुरान में वो आयतें मौजूद है जिनसे ये पता चलता है कि ये कायनात का खालिक की किताब है, तो अब अगर हमारा कुछ चीजें वो हैं जो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे से साबित हो गई कि हाँ कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, तो फिर उस किताब में अगर वो चीजें बयान की गई हैं जो हमारे तजर्बे और मुशाहिदे से साबित नहीं है, तो भी ईमान का तकाजा यह है कि वो चीजें जो हमने नहीं देखी हैं उसको बगैर देखे भी मान लें। तो हजरत ये कहा गया कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है, तो उससे एक मुराद ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी से पैदा किया, फिर सारी कायनात जो है वो उन्हीं के उससे निकली। और कोई जवाब आपको इस पे ना, इस टॉपिक पे 1 घंटे का लेक्चर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे का लेक्चर नहीं दूंगा। मैं उसमें से एक बहुत रेलेवेंट बात बताऊंगा बस। जैसे आपने कहा ना कि इसके अंदर बस एक ये आ जाए, एक सेल। हाँ, तो जो लोग कहते हैं एवोल्यूशन के बारे में, वो कहते हैं हमें बस एक फर्स्ट सेल दे दो, बस फर्स्ट सेल, फिर आगे वहां से सेल में से ग्रोथ हुई हम बताएंगे। हालांकि वहां पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो वो बात बोल रहे हैं ना फर्स्ट सेल, मैं यही टॉपिक पे बात करता हूं। अभी इसी में शॉर्ट में जवाब सुनिए। और मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ऐसी बात है कि कोई इंसान सिर्फ एक ओपन माइंड से सिर्फ सुन ले ये इतने पॉइंट्स इंशाल्लाह, तो उसका पूरा बिलीफ पूरा तरह से ब्लॉक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब क्या है ना, वो जो कहते हैं एक सेल दे दो, तो एक सेल क्या बाय चांस बन सकती है? एक सेल कहां से आई बताओ? एक सेल प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो खुद ब खुद बन जाए किसी भी लिविंग क्रीचर में? जो लाइफ कैसी है वो तो सेकंड क्वेश्चन है। हाँ, अब यहाँ पे हार्डवेयर बाद में बात करेंगे, पहले अभी सॉफ्टवेयर बाद में बात करेंगे, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। यानी हार्डवेयर यानी उसके अंदर जो सेल कैसे बनी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, क्या बोल रहे थे आप? ये लोग बोलते हैं कि यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट का, आप जैसे बोल रहे थे ना सॉफ्टवेयर कहाँ से आया, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि एक्स मुस्लिम लोग बोलते हैं कि यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट को बार बार ये लोग हमेशा मतलब प्रूफ बना करके बोलते हैं कि यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कुछ गैसेस थे और कुछ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया, और उसमें से एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एमिनो एसिड बना लिया था, जिसकी वजह से लाइफ अपने आप फॉर्म होने लगा था। तो जिसकी वजह से लाइफ अपने आप भी बन सकता है प्राइमर्डियल सूप में। तो ये चीज मुझे समझ से बाहर लग रहा है। नहीं, यहाँ पे जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जो बताते हैं ना वो लोग, जो तकरीबन 1952 में शिकागो में किया गया, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो डिबंक की जा सकती है, बहुत सारी। हाँ, जैसे आप अगर पहले एक है ना ब्रॉड मैं बातें बताऊंगा, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं और फिर मैं इस पे भी आऊंगा। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट में हम लास्ट में देखेंगे, सवालात हमारे वहां रहेंगे। तो अब देखो, आपको पहले अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेल किसको बोलते हैं? एक सेल के अंदर एक पूरी सिटी जैसा है सिस्टम। एक पूरी ये प्लांट सेल आप देख रहे हैं, और एनिमल सेल देखो, प्लांट सेल देखो। हाँ, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, उसके अंदर पूरे पूरे सिस्टम्स होते हैं, पूरी एक सिटी है। माइकल डेंटन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस चीज की रियलिटी को समझने के लिए हमें एक सेल को 1000 मिलियन टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा। 1000 मिलियन टाइम्स। उसको 20 किलोमीटर का बना दो, देखोगे तो उसमें एक सेल के अंदर पूरा एक शहर बसा हुआ है। और इसके अंदर हम मेन सवाल पे आते हैं, और सवाल से पहले कोटेशन देखिए, डॉक्टर विलियम होमन थोरपे। इन्होंने कहा
द मोस्ट एलिमेंट्री टाइप ऑफ सेल, सबसे जो सादी सिंपल सेल होती है, कॉन्स्टिट्यूट्स अ मैकेनिज्म unimaginably more complex than any machine yet thought up, let alone constructed by man. कि जो सबसे सादी सिंपल सेल भी ले लो तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो अनइमेजिनेबली मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी मशीन, कोई भी मशीन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो इंसान ने सोचा है ना, ऐसे सोचा है, उससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम उसके अंदर मिलता है। तो जैसे आप अगर जाओगे, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जाते हैं तो इंफॉर्मेशन मिलती है। और कितनी इंफॉर्मेशन है, यानी डीएनए की इंफॉर्मेशन अगर लिखो जो हम डिकोड करके पढ़ सके अभी, और जो खुद एक बहुत अमेजिंग निशानी है इंसान के सोचने के लिए, तो जब पढ़ते हैं कितने पेज में फिट हो जाएगी डीएनए की इंफॉर्मेशन, कितने पेजेस? तो देखिए कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है, 106 वॉल्यूम, इंसाइक्लोपीडिया के 106 वॉल्यूम भर जाएंगे डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन, जो कोडेड इंफॉर्मेशन है उसको जब लिखते हैं 106 वॉल्यूम्स भर जाते हैं। और सवाल क्या है कि अगर बाय चांस, बोले बाय चांस, तो एक मिसाल लेते हैं, कहीं पे अगर एक धमाका हो जाए और पेंट के बॉक्सेस हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि धमाके में से एनसाइक्लोपीडिया निकल गई? यानी कि चांस, बाय चांस एनसाइक्लोपीडिया निकल गई। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, बाय चांस हो गया कि सेल बन गई। वेरी इजीली सेड बट नॉट ट्रू, क्योंकि क्या है मामला कि सेल जो है वो पूरी की पूरी सेल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स है। अब हम सब आके डीएनए देख रहे हैं कि डीएनए के अंदर 106 पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्या खुद ब खुद आ सकती है बाय चांस? तो जैसे धमाका हो गया, बाय चांस कितने भी धमाके कर लो, आपको एनसाइक्लोपीडिया नहीं मिलने वाली है, क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया के लिए रिसर्चर चाहिए, राइटर चाहिए, एडिटर चाहिए, डिजाइनर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, फिर जाके एनसाइक्लोपीडिया मिलती है। अब आते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, कि सेल के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आप देखोगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि केमिकल्स बस इस तरह से अपने आप को इस तरह से वो करे कि बन गई सेल? तो हम देखते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एक फंक्शनल प्रोटीन मॉलिक्यूल बाय चांस फॉर्म होने के बारे में डगलस एक्स जो बायोकेमिस्ट है, उन्होंने कैलकुलेशन दिया है। वो कहते हैं कि एक फंक्शनल प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग बाय चांस का चांस क्या है, 1 in 10 raised to the power of 64। यानी कि जो हम देखते हैं कि जैसे 1 in 10 raised to the power of 64, यानी जैसे मिसाल के तौर पर 0.1, हाँ यहां पे क्या है, 10 raised to the power of 64 का मतलब है एक के बाद में 64 जीरो है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कहें कि 10% यानी 10 में से एक, 1% यानी 100 में से एक, 1000 में से एक यानी कि 0.1%। अब यहां पे 1000 में से एक यानी 3 जीरो है ना, 1000 में से एक 0.1%, ऐसे 64 जीरो लगाओ, 64 जीरो, उसमें से एक चांस है कि एक फंक्शनल प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाए। पूरा कैलकुलेशन उन्होंने बताया है, वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 raised to the power of 64 जीरोस लगे हुए हैं, उसमें से एक सही चांस है, बाकी सब रॉन्ग चांसेस है कि आपको रॉन्ग मिलेगा। और सवाल क्या है, लाइफ कैसे आएगी फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर? कि मतलब मिसाल के तौर पर सेल अगर होती भी, जैसे एक इंसान मरता है तो मरने के बाद क्या होता है, एक क्रीचर जो होता है मरता है तो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी की सेल्स है, लेकिन जान निकल गई। अब अगर सेल होती भी तो सेल में जान कैसे आई, ये सवाल का तो जवाब किसी के पास नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वेटिंग टाइम प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एवोल्यूशन का वेटिंग टाइम प्रॉब्लम। जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी को फोन करना है, लेकिन आपको फोन नंबर नहीं मालूम है। अब आप 0 से लेकर सारे नंबर्स डायल करना शुरू करते हैं, तो आपको ट्राई करना है तकरीबन 10 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का, यानी कि आपको 1000 करोड़ नंबर डायल करने हैं, 1000 करोड़। अब अगर मान लो एक एक कॉल लगाने में 30 सेकंड लगते हैं, तो आपको 9512 साल लगेंगे सारे नंबर डायल करने में, जिसमें से एक सही नंबर होगा। अगर 30 सेकंड में एक कॉल लगता है तो ये एक 10 डिजिट की बात हो रही है। डीएनए में कितना लंबा कोड है, डीएनए में कितना बड़ा कोड है, आपके पास 106 वॉल्यूम्स भरे हुए इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी आईज का कलर, हमारी बॉडी की हाइट, बिल्ट, स्किन का रंग, ये सारी चीजें डीएनए से आती है, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। तो यहां पे आप खुद सोचो कि एक फोन नंबर है 10 डिजिट का नंबर है, आपको नंबर सही नहीं मालूम है, बाय चांस सही नंबर लगाने की कोशिश करना है तो आपको 9500 साल लगने वाले हैं, और आपको 1000 करोड़ कॉल लगाने पड़ेंगे, तब जाके उनमें से एक सही होगा। हाँ, एक सही होगा। तो यहां पे ये जो है ना, जैसे एक मिसाल ले लीजिए कि सॉफ्टवेयर का कोड है, वो लेकर अगर स्क्रैम्बल कर डाले, स्क्रैम्बल, तो क्या उससे अच्छी सॉफ्टवेयर आ जाएगी? हाँ, सॉफ्टवेयर का कोड लेके स्क्रैम्बल घुमा डालो, स्क्रैम्बल कर दो, मिक्स कर दो, तो उससे अच्छी सॉफ्टवेयर नहीं आने वाली, सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगी।
पता चला कि ये प्रोग्रामर है वहां पे मौजूद, जिसने डीएनए को बनाया, उसमें इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद है, जिसने सेल को बनाया जो एक सिटी जैसी सेल है। और अगर मान लो कोई कहे कि ये जो चीज है ये बाय चांस आई है, तो चाहे प्रोटीन मॉलिक्यूल का वन चांस है 10⁻64 या डीएनए है, ये दोनों के एतबार से सही नहीं है। जैसे आप इसके अंदर देखोगे कि ये किताब चीजें जेनेटिक एंट्रोपी, ये बुक्स में ये चीज मेंशन है जो वेटिंग टाइम प्रॉब्लम। इसे प्रॉब्लम क्यों है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम इसमें इस तरह से है कि इंसान जो है दुनिया में, हाँ इंसान जो दुनिया में, दुनिया पूरी कितनी पुरानी है, हाँ दुनिया कितनी पुरानी है, आप इस चीज से देखें कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स, 13.8 इन 14 बिलियन गिन लिए। 1 बिलियन होता है 100 करोड़, यानी कि 1400 करोड़ यूनिवर्स की एज है। सन उसमें से 4.6 बिलियन, जमीन 4.5 बिलियन, यानी कि 450 करोड़ साल पुरानी हमारी जमीन है। अब फर्स्ट लिविंग सेल जो नोन है वो 3.8 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 380 करोड़ साल पहले पहली लिविंग सेल आई। अब अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी देखोगे कि भाई अगर बाय चांस आपको 2 लेटर का वर्ड, 2 लेटर्स एस्टैब्लिश करना है, आपको 84 मिलियन ईयर्स लगेंगे। 84 मिलियन ईयर्स लगेंगे, यानी कि 840 लाख साल, 840 लाख, यानी कि हो गए 87 करोड़। ठीक है, अब उसमें आप अगर 6 डिजिट तक पहुंचते हो आपको 4 बिलियन ईयर्स लगेंगे, लेकिन 8 डिजिट लेटर पे पहुंचते हो, 8 डिजिट लेटर बाय चांस, तो फिर क्या होगा, आपको जितना टाइम चाहिए वो पहली सेल बनाने में नहीं, पहली सेल का जो डीएनए जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लंबा कोड है, 106 वॉल्यूम्स भर रहे हैं, उसका सिर्फ 8 लेटर वर्ड सही सेट होने में आपको 1800 करोड़ साल लगेंगे। जो अब दुनिया उतनी पुरानी है ही नहीं, 450 करोड़ साल पुरानी हमारी जमीन है, हमारी जमीन 450 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन बाय चांस आपको 8 लेटर का वर्ड बनाने में आपको 1800 करोड़ साल लगेंगे। तो अगर आप देखोगे कि जैसे मिसाल के तौर पर ये 24 आवर क्लॉक के अंदर, जैसे जब 4600 जो 4.6 बिलियन ईयर्स जो है इस जमीन के, 4.6 बिलियन ईयर्स तकरीबन, यानी 460 करोड़ साल जो है, उसको उन्होंने 24 आवर्स में बताने की कोशिश की। तो उसके अंदर क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट मैन जो है लास्ट 1 मिनट में पहले बॉर्न हुआ है। अगर 24 घंटे की बात करोगे तो लास्ट 1 आवर की बात करोगे, 1 आवर, तो लास्ट 1 मिनट के अंदर इंसान बॉर्न हुआ है। तो देयर इज नो चांस, यानी कि ये सारी चीजें, अब ये मैंने बस थोड़े से दलाल दिया, एंड देयर इज फुल 1 आवर का मैं लेक्चर इस टॉपिक पे, अभी मेरे पास पावर पॉइंट उतनी लंबी रेडी है। हाँ, तो आप बताओ कि आपके पास क्या आंसर है। ये जो टिबेटियंस की बात है, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि स्लाइड यहां सामने आ गई, कि टिबेटियंस का जो हाई एल्टीट्यूड अडॉप्शन था, हाई एल्टीट्यूड में जो उनका अडॉप्शन हुआ वो 3000 ईयर्स के अंदर हुआ। अब यहां पे समझना क्या है कि अगर डीएनए चेंज होके आ रहा है, तो फिर क्या चाहिए आपको, कितने करोड़ साल चाहिए डीएनए चेंज होने में। तो कैसे 3000 साल में हो गया, मतलब बात यहां ये है, ये अल्लाह की तरफ से जो अडैप्टेशन हो रहा है इंसान का, वो अल्लाह ताला इंसान को एक नेमत दे रहा है कि वो अडेप्ट कर पा रहा है अपने सर्कमस्टांसेस में। ये अल्लाह की नेमत है। दिस कैन नॉट हैपन बाय चांस, यानी कि ना फर्स्ट सेल का क्रिएशन बाय चांस था, ना उसके बाद जो इंसान अडेप्ट हो रहा है अपने माहौल और अपने हालात के एतबार से, दिस इज ऑल्सो नॉट बाय चांस। ये भी अल्लाह की तरफ से एक गाइडेंस है, एक चीज है जिसके जरिए इंसान उतना डेवलप होकर उस तरह से अपने हालात में रह सकता है। मतलब हाँ, एवोल्यूशन जो है वो एक मतलब गाइडेड हो सकता है। मतलब उसके बाद जो है जो उसके बाद हम इसे इस तरह से कहेंगे कि जो अडेप्टेशन वर्ड फिलहाल हम यूज कर रहे हैं अपने डिस्कशन के लिए, कि जो इंसान अडेप्ट होता है वो गाइडेड तौर पर उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, लेकिन इट कैन नॉट बी कि भाई ऑटोमेटिकली हो रहा है, रैंडम हो रहा है। दिस इज गाइडेड एवोल्यूशन, या एवोल्यूशन की जगह बोलना चाहिए गाइडेड अडेप्टेशन, यानी जो चेंज हो रहा है इंसान में। अच्छा, तो फिर भाई ये किस तरीके से गाइडेड हो सकता है, मतलब ये गाइडेड किस तरीके मतलब से? ऐसा है ना कि अगर 8 डिजिट को भी बाय चांस चेंज होके सही बनना है तो उसके रॉन्ग होने के इतने सारे बात है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने जब एक सही कॉल लगाया तो आपको 8400 करोड़ साल लगे, और उसके अंदर आपके कितने सारे आपके रॉन्ग नंबर लगे, जो रॉन्ग नंबर्स आपके इतने सारे लगे। अब आप सोचो कि जब इतने सारे रॉन्ग नंबर्स आपके लगेंगे, हाँ, जो एक सही राइट नंबर लगाने में, तो यहां पर 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो टाइम उतना नहीं है, दुनिया उतनी पुरानी नहीं है, इंसान उतना पुराना नहीं है। नंबर 2, रॉन्ग नंबर्स कहां हैं? आप राइट नंबर बता रहे हो, रॉन्ग नंबर्स कहां हैं?
तो रॉन्ग नंबर्स के अंदर क्या ऐसे बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं जो टूटे फूटे कैसे भी टाइप के इतने सारे करोड़ों वैसे तो दिख नहीं रहे हैं, जो इतने सारे टूटे फूटे रॉन्ग नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। हमें इंसान अगर सही राइट नंबर है तो रॉन्ग नंबर कहाँ है, सब इतने सारे रॉन्ग नंबर होने चाहिए, वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर नहीं है वहां पर। और मैंने आपको वेटिंग टाइम प्रॉब्लम जो बताया वो, और खास तौर से ये रॉन्ग नंबर का प्रॉब्लम है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में बताया और डीएनए के बारे में बताया। ये चंद पॉइंट्स हमने लिए आज, और सेल के बारे में बताया कि किस तरह से एक सिटी है और कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अच्छा, तो फिर मतलब ये अपने आप बन नहीं सकता, इसको बनाने के लिए नहीं, वो पहली सेल भी बन नहीं सकती थी, उसके आगे भी बन नहीं सकते। पहली सेल के बारे में बहुत कुछ बात कर सकते थे, मैंने सेल का कुछ इंट्रोडक्शन दिया, डीएनए के बारे में बताया और प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में बताया।